हर महादेव। चैप्टर 7 जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। चैप्टर 7 जनजातियाँ खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। चैप्टर 7 जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। चैप्टर 7 जनजातियाँ खानाबदोश और एक जगह जमे हुए समुदाय। अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्मों शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। चित्रवन जनजातीय नृत्य संताल चित्रखरा 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 जनजातीय नृत्य संताल चित्रखरा। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांड को नहीं मानते थे और न ही वे कोई असमान वर्गों में विभाजित थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई तरह के असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता रहा। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। इस उपमहाद्वीप के बड़े विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। समानतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों
और दूसरे दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। समानता ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। समानता ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर भी निर्भर है। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। जनजातीय लोग कौन थे? जनजातीय लोग कौन थे? जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वांछित मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वांछित मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वांछित मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वांछित परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वांछित परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वांछित परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों को बड़े इलाकों पर था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ बाद में गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ बाद में गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ बाद में गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ बाद में गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंघा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंघा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंघा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंघा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंघा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गड़ड़ियों की जनजाति रहती थी। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गड़ड़ियों की जनजातियाँ रहती थी। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गड़ड़ियों की जनजाति रहती थी। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गड़ड़ियों की जनजाति रहती थी। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गड़ड़ियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियाँ पूरी तरह से प्रभुत्व था। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक शेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों पर 12वीं सदी तक शेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों पर में 12वीं सदी तक शेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक शेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक शेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में
चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बनाए गए। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बनाए गए। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बनाए गए। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बनाए गए। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। प्रमुख भारतीय जनजातियों का क्षेत्र, 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 प्रमुख भारतीय जनजातियों का क्षेत्र। बलूची 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 बलूची। गखर 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 गखर। खोखर 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 खोखर। जंजुहा 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 जंजुहा। लंगा 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 लंगा। अर्घुन 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 अर्घुन। समास 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 समास। बलूची गखर खोखर जंजुहा लंघा अर्घुन 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 समास। बलूची गखर खोखर जंजुहा लंघा लंघा अर्घुन समास। बलूची गोखर खोखर जंजुहा लंघा अर्घुन समास। बलूची गखर 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 खोखर जंजुहा लंघा अर्घुन समास। चेर 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 चेर। मुंडा 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 मुंडा। उरोन उरां 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 उरोन उरां। संताल 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 संताल। चेर मुंडा उरोन 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 संताल। कोच 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 जनजाति कोच जनजाति कोच जनजाति कोच जनजाति कोच जनजाति कोच जनजाति। खासी खासी जनजाति 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 खासी 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 खासी। अहोम 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 अहोम।
काचरीस 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 जनजाति 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 नागा नागा जनजाति 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 कोच खासी अहोम काचरीस नागा 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 भील 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 कोली 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 जनजाति 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 जटवास 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 जनजाति भील जनजाति भील भील जनजाति भील 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 कोली 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 भील कोली जटवास भील 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 कोली गोंड 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 जनजाति गोंड जनजाति गोंड जनजाति गोंड जनजाति बैगस या बैगा बैगस या बैगा बैगस या ओब्लिक बैगा बैगस 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 ओब्लिक बैगा गोंडवाना 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 खोंड खोंड जनजाति खोंड खोंड जनजाति 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 कोयास 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 कोयास जनजाति कोयास जनजाति कोयास जनजाति कोयास जनजाति गोंड बैगस गोंडवाना खोंड कोयास 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 काटकारिस 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 जनजाति काटकारिस जनजाति काटकारिस जनजाति काटकारिस जनजाति काटकारिस काटकारिस जनजाति काटकारिस जनजाति बिराद 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 जनजाति 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 कोरगा कोरगा कोरागा जनजाति 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 काकिस बिराद कोरागा काटकारिस 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 बिराद कोरागा
काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा काटकारिस विराट कोरागा बाद गरु बाद गरु बाद गरु बादगस बादगस जनजाति बादगस बादगस जनजाति बादगस बादगस जनजाति 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 बेतर बेतर जनजाति 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 मारवाड़ मारवाड़ जनजाति 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 बादगस बेतर मारवाड़ 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 बलूची गखर खोखर जंजुहा लंगा अरघुन समास चेर मुंडा उरोन संताल कूच खासी होम काचरिस नागा भील कोली जाटवस भील कोली गौंड बैगस गोडवाना खोंड कोयास काटकारिस विराग कोरगा बादगस बेतर मरवाड़ बलूची गखर खोखर जंजुहा लंगा अरघुन समास चेर मुंडा उरोन संताल कोच खासी अहोम काचरिस नागा भील कोली जाटवास भील कोली गोंड बैगस गोंडवाना खोंड कोयास काटकारिस विराग कोरगा कोरागा बादगस बेतर मारवाड़ बलूची गखर खोखर जंजुहा लंगा अरघुन समास चेर मुंडा उरोन संताल कोच खासी अहोम काचरिस नागा भील कोली जाटवास भील कोली गोंड बैगस गोंडवाना खोंड कोयास काटकारिस विराग कोरागा बादगस बेतर मारवाड़ बलूची गखर खोखर जंजुहा लगा अरघुन समाज चेर मुंडा उरोन संताल कोच खासी अहोम काचरिस नागा भील कोली जाटवास भील कोली गोंड बैगस गोंडवाना गोंड होंड कोयास काटकारिस विराग कोरागा बादगस बेतर मारवाड़ औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने अब देखो कुल 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 क्या है कुल परिवार या घरों का ऐसा समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज के होने का संतान का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर ही आधारित होते हैं। कुल परिवार या घरों का एक ऐसा समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज के संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चीर लोगों की कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चीर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चीर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चीर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चीर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि वे उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थी। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतार, मरवार और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर,
मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर यहाँ तक के जमींदार बन चुके थे। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक के जमींदार बन चुके थे। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर यहाँ तक के जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुशल शिकारी संग्राहक बने रहे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। तभी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। तभी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। तभी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। चित्र 2। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। चित्र 2। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। चित्र 2। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। चित्र 2। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। चित्र 2। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। चित्र 3। चित्र 3। चित्र 3। चित्र 3। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। यहाँ मेवा इकट्ठा करके इसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत में लाते थे और बंजारे एवं व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत में लाते थे और बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन, ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। 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 सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज ढुलाई के लिए करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा कि ये बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा कि ये बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खदानों की ढुलाई का काम करते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खदानों की ढुलाई का काम करते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खदानों की ढुलाई का काम करते थे। सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खदानों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। बंजारे बंजारे बंजारे
17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे थे। ये बंजारी लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। ये बंजारी लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। ये बंजारी लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किया जाता है लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। वहाँ से फिर वे ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक के लोग हो सकते हैं। टांडा में 6 से 700 तक के लोग हो सकते हैं। टांडा में 6 से 700 तक के लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर ये सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं क्योंकि यह ज़मीन पर्याप्त और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। खनाबदोश और भ्रमणशील समूह। खनाबदोश और भ्रमणशील समूह। खनाबदोश और भ्रमणशील समूह। खनाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। खनाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक जगह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। खनाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं वे अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खनाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। खनाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। खनाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जनजातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी और वे विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। नर्तकी, गायकों और अन्य तमाशबीनों के लिए भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। कांस, मगरमच्छ, कुटिया, कोंड जनजाति उड़ीसा। कांस, मगरमच्छ, कुटिया
कोंड जनजाति उड़ीसा, कांच मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा, कांच मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा, कांच मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा, कांच मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा, कांच मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा, कांच मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा, कांच मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा, कांच मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा, कांच मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा। बदलता समाज और बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। 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 जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जनजातियों का दर्जा दे दिया गया। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जनजातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्रियों को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। वर्ण के बजाय जाति संगठन समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। जाति पर विचार विमर्श। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख से ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। तिरुचिरापल्ली तालुका के उय्याकोंडन उदयार अभिलेख। तिरुचिरापल्ली तालुका के उय्याकोंडन उदयार अभिलेख। तिरुचिरापल्ली तालुका के उय्याकोंडन उदयार अभिलेख। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाने, मूर्तियों स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। वे रथकारों, रथ बनाने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। वे रथकारों, रथ बनाने वाले की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श करे तो उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हुन, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। वे हुन, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। वे हुन, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। वे हुन, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। इनमें से पहले कुछ जनजातियों में आते थे, बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय का उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था के हिस्सा बन गई। लेकिन केवल
प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में जगह बना पाई। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे, वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे, वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित है। हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित है। गोंड महिला, गोंड महिला, गोंड महिला, गोंड महिला, चित्र 5, गोंड महिला, गोंड महिला, गोंड महिला, गोंड महिला, गोंड महिला, गोंड महिला, गोंड महिला। नजदीक से एक नजर, नजदीक से एक नजर। सबसे पहले स्थानांतरीय कृषि, स्थानांतरीय कृषि, स्थानांतरीय कृषि। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता को खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इस तरह से फसल उगाई जाती है। स्थानांतरित कृषि। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इस तरह से फसल उगाई जाती है। स्थानांतरित कृषि। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तो जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इस तरह से फसल उगाई जाती है। गोंड जनजाति। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी थी। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी थी। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राय छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राय छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राय छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामे में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास में अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास में अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास में अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राजगढ़ों में विभाजित थे। राजगढ़ों में विभाजित थे। राजगढ़ों में विभाजित थे। राजगढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों के कई इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। ये पुनः 84 गांवों के कई इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। ये पुनः 84 गांवों के कई इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। ये पुनः 84 गांवों के कई इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे। 84 का विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। बड़े राज्य के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया।
ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही होगी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन कमान संभाली। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन कमान संभाली। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना 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 किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसकी हार हुई, उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसकी हार हुई, उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ते हुए मारा गया। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ते हुए मारा गया। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ते हुए मारा गया। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। मानचित्र 2 गोंडवाना। 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 बंडोलगढ़। 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 गोरहा। 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 कोलंगा। 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 मांडला। 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 बैरोगढ़। 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 चौरागढ़। 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 बंडोलगढ़। गोरहा। कोलंगा। मांडला। बैरोगढ़। चौरागढ़। बंडोलगढ़। गोरहा। कोलंगा। मांडला। बैरोगढ़। चौरागढ़। गोंडवाना। बंडोलगढ़। गोरहा। कोलंगा। मांडला। बैरोगढ़। चौरागढ़। गोंडवाना। बंडोलगढ़। गोरहा। कोलिंगा। मांडला। बैरोगढ़। चौरागढ़। गोंडवाना। बंडोलगढ़। गोरहा। कोलिंगा। मांडला। बैरोगढ़। चौरागढ़। गोंडवाना। बंडोलगढ़। गोरहा। कोलिंगा। बैरोगढ़। चौरागढ़। मांडला। गोंडवाना। बंडोलगढ़। गोरहा। कलिंगा। मांडला। बैरोगढ़। चौरागढ़। 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 एक नक्काशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश। एक नक्काशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश। एक नक्काशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश। एक नक्काशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश। एक नक्काशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश। एक नक्काशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश।
एक नकाशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश। एक नकाशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश। एक नकाशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज था। 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 इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत मात्रा में हथियार लिए। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले किया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले किया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले किया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय के लिए चलता रहा। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। लेकिन वे काफी कमजोर हो गए बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? अहोम अहोम जनजाति। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1527 और कोच हाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1527 और कोच हाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1527 और कोच हाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1527 और कोच हाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1527 और कोच हाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों के पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। अहोमों ने एक बड़ा राज बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। अहोमों ने एक बड़ा राज बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। अहोमों ने एक बड़ा राज बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। अहोमों ने एक बड़ा राज बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। सन 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बना रह सका। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बना रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं रह सका। पूर्वी भारत की जनजातियां मानचित्र 3। पूर्वी भारत की जनजातियां।
कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मीरी, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मीरी, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। कोच, गारो, खासी, जयंतिया, डाफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, कचारीस। अहोम राज बेगार पर निर्भर था। 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 राज के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। राज के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। राज के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। राज के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज में एक जनगणना की गई थी। अहोम राज में एक जनगणना की गई थी। अहोम राज में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए थे। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी। 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 अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी। इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थे। इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थे। इसलिए अहोम क्षेत्र के दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई।
मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 के काल में हिंदू धर्म वहाँ प्रधान धर्म बन गया था। शिव सिंह 1714 के काल में हिंदू धर्म वहाँ प्रधान धर्म बन गया था। शिव सिंह 1714 के काल में हिंदू धर्म वहाँ प्रधान धर्म बन गया था। शिव सिंह 1714 के काल में हिंदू धर्म वहाँ प्रधान धर्म बन गया था। शिव सिंह 1444 काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज 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 था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीनें दी जाती थी। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीनें दी जाती थी। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। 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 संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया भाषा में लिखा गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। चित्र 7 कान के आभूषण कबोई नागा जनजाति मणिपुर। चित्र 7 कान के आभूषण कबोई नागा जनजाति मणिपुर। 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 आपके विचार से मुगलों ने अहोम प्रदेशों को जीतने का प्रयास क्यों किया? निष्कर्ष जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। जिस युग की हम चर्चा करते हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहते रहे। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई। कालांतर में उनमें कई जाति आधारित समाज में शामिल होगी। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल होगी। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई। लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इसी तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और आर्थिक अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। मंगोल 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 अपने एटलस में मंगोलिया को ढूंढिए। अपने एटलस में मंगोलिया को ढूंढिए। अपने एटलस में मंगोलिया को ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांत में बसे हुए थे। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर वन के प्रांतों में बसे हुए थे। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। मध्य एशिया के घास के मैदानों स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोलों और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया। 1206 में चंगेज खान ने मंगोलों और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया। 1206 में चंगेज खान ने मंगोलों और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत
प्रदेश का शासक था, उसने उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्यपूर्व का बड़ा खासा हिस्सा शामिल था। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्यपूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। अलग अलग समय इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्यपूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित है। विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित है। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी।